हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने चार्टर एक्ट 1813 के विषय में चर्चा किया था और देखा था कि उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि दो क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार कंपनी किया करती थी, उसका एकाधिकार बना रहा था। चार्टर एक्ट 1833 में कुछ विशेष प्रावधान करके भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का प्रयास ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है। तो आइए देखें 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। देखिए, इस समय तक आते आते कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में आ चुकी थी। यहां पर काफी क्षेत्र उसके अधीन आ चुके थे, यानी ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। और अब ब्रिटिश जो संसद है वो चाह रही थी कि भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक केंद्रीय भूमिका के रूप में देखा जाए और कंपनी व्यापारिक कार्यों को छोड़ करके सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दे। तो इसी के तहत यह चार्टर एक्ट 1833 लाया गया था और इस एक्ट में 20 वर्षों तक के लिए कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो पहला प्रावधान तो इसमें यही है कि कंपनी का जो कार्यकाल है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। जो कंपनी का कार्यकाल है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा और ये अंतिम बार है। इसके बाद जो प्रावधान आएगा 20 वर्ष के बाद में 1853 में, वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा जिससे कंपनी को आगे एक निश्चित समय के लिए कार्य के लिए निर्धारित किया जाए। यहां पर 20 वर्ष के लिए अंतिम बार बढ़ाया गया है और इसमें जो मुख्य रूप से प्रावधान किए गए थे वो हम देखेंगे कि यहां पर कंपनी के अस्तित्व को बहुत सीमित करने की कोशिश जो है ब्रिटिश संसद करती है। और यहां पर एक आप कह सकते हैं कि भले ही कंपनी बीच में है लेकिन ब्रिटिश सत्ता पूर्ण रूप से काबिज होने का प्रयास करती नजर आएगी। तो जो प्रावधान इसमें मुख्य रूप से किया गया है वो है केंद्रीकृत व्यवस्था। केंद्रीकृत व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था में क्या किया गया है कि इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जो हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक पद बनाया गया था गवर्नर जनरल बंगाल का। यहां पर हमने देखा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। बंगाल का जो गवर्नर है उसको बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये अभी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसके अधीन जो है मद्रास और बंबई को किया गया था। यानी मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किए गए थे और 1813 के चार्टर एक्ट तक यही व्यवस्था कायम रही थी। 1833 के चार्टर एक्ट में इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया। तो यहां पे जो 1833 में परिवर्तन किया गया उसमें यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स के सामने आती है। यहां पर जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था तो वहां पर हमने नाम देखा था वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग्स। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ क्वेश्चन मैं उदाहरण के लिए आपको यहीं पे बताना चाहूंगा ताकि आप इसे क्लियर कर सकें। एक क्वेश्चन बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो जब गवर्नर की बात की जाएगी तो यहां पर हम रेगुलेटिंग एक्ट में देख रहे थे कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका मतलब है कि उस समय वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। अगर पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वही वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
बन गया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही भारत का गवर्नर जनरल 1833 में बना दिया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब इसके अधीन मद्रास और बंबई ये सभी प्रेसिडेंसियां जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी, उसी प्रकार से अब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन जो है बंबई और मद्रास को कर दिया गया और इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल की अपेक्षा भारत के गवर्नर जनरल पद के पास में शक्तियां बढ़ाई गई। तो यहां पे केंद्रीकृत व्यवस्था में हम देखते हैं कि पहला लिखेंगे भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसके पास जो है सैन्य शक्तियां यानी सैनिक और नागरिक दोनों प्रकार की शक्तियां जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उन्हीं को सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां दी गई थी। और उनके अधीन जो है सभी प्रांतीय सरकारें यानी प्रांतीय जो गवर्नर हैं, चाहे वो मद्रास हो या बंबई हो, उन सबको इनके अधीन रखा गया था। प्रांतीय गवर्नर को अधीनस्थ रखा गया, अधीनस्थ रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने बात की थी कि जो प्रांतीय गवर्नर होते थे जैसे मद्रास और बंबई, वो विधि बना सकते थे, कानून बना सकते थे और बाद में उसे पास करवाते थे। लेकिन यहां पर एक प्रावधान किया गया कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं इनको अधीनस्थ भी किया गया और प्रांतीय गवर्नर से विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। विधि बनाने की जो शक्ति है इसको खत्म कर दिया गया। यानी अब जो है भारत के गवर्नर जनरल पद के पास शक्ति बढ़ाई गई है और इसे कहा गया है कि पूरे भारत के लिए विधि का निर्माता कौन होगा? यह भारत का गवर्नर जनरल जो है यही अब संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगा, संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगा यानी कानून यही बनाएगा। तो संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का दायित्व जो है अब एक व्यक्ति के पास आ गया है, भारत का गवर्नर जनरल। तो जाहिर सी बात है इसे कुछ विधि सलाहकारों की जरूरत चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के लिए विधि बनाने का दायित्व इसके ऊपर आ गया है। अभी तक क्या होता था, विभिन्न प्रांत जैसे मद्रास और बंबई ये अपने क्षेत्र के लिए विधि बना लेते थे और उसको गवर्नर के पास भेजते थे, गवर्नर जनरल के पास में, और गवर्नर जनरल उसमें उचित संशोधन करते हुए उसे पारित करवा देता था। लेकिन अब यह पूर्ण रूप से कार्य जो है भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया है, तो इसे एक विधि सलाहकार की भी जरूरत है। इसीलिए इस चार्टर एक्ट 1833 में एक प्राविधान और किया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, एक विधि सदस्य जोड़ा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1813 में हमने देखा था कि वहां पर 3 सदस्य थे, गवर्नर प्लस 3 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। उस परिषद में एक सदस्य और जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है यहां पर जो व्यवस्था आ गई है वो गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य हो गए हैं और इस 4 सदस्य में एक सदस्य जो है वो विधि सदस्य के रूप में आया है। और वो विधि सदस्य जो पहला भारत में आया वो है लॉर्ड मैकाले, यानी विधि सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया है? विधि सदस्य जो आया है वो है लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम विधि सदस्य कौन था या विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले ही है। और यहां पे चूंकि कार्य बहुत बढ़ गया था, इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने सोचा कि इस विधि सदस्य को लेते हुए एक नया विभाग ही बना दिया जाए,
यानी विधि आयोग का गठन कर दिया जाए और उसका अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया, जिससे विधि बनाने में आसानी रहेगी। हालांकि जो परिषद है वो अब भी 3 सदस्य के रूप में ही काम करेगी। देखिए यहां पर एक अंतर आप समझ लें, जो विधिक कार्य है, जो परिषद के निर्णय होते थे, उसमें इस विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले नए सदस्य के रूप में आए हैं, जिनको मिला के परिषद में 4 सदस्य हो गए हैं, लेकिन ये परिषद के निर्णय में अभी वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। हालांकि उस बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड मैकाले जो है एक अस्थायी सदस्य के रूप में है। इनका पद अभी नियमित नहीं है, स्थायी नहीं है, और इनको लेकर के एक विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग का गठन किया गया और यह किया गया 1834 में विधि आयोग बनाया गया, और उस विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड मैकाले बनाए गए। यानी लॉर्ड मैकाले जो है वो एक विधि सदस्य के रूप में आए और विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया, ताकि जो है गवर्नर जनरल के कार्य को आसान बनाया जा सके। तो यहां तक हम बात ये देख रहे हैं कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां से प्रांतीय सरकारों के पास से विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई है और वो समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल जो भारत का है उसके अधीन कर दी गई है, और उसमें सहायता के लिए एक विधि सदस्य को जोड़ा गया है जो लॉर्ड मैकाले के रूप में पहली बार आए हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है जिसे विधि आयोग कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद में प्रथम बार भारत में जो है विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद में जो है 1955 में विधि आयोग बनाया गया था। इसे भी आप कहीं नोट कर लें। 1955 में जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, और यहां पर जो है MC सीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। यानी ये भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। तो 1955 में ये आजादी के बाद में है। यहां पर जो है 1833 चार्टर एक्ट के तहत भी एक विधि आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और इनको एक काम दिया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही एक कार्य दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को कि ये जो है सभी विधियों का संहिताकरण करेंगे, कि ये भारत के लिए सभी कानूनों को संहिताबद्ध करेंगे। यानी इनको एक कार्य दिया गया, नियमों को संहिताबद्ध करना। और यही जो आगे आप देखेंगे, इनसे कहा गया कि भारत में जो परिवेश है, भारत के जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो सजा देने की परंपराएं हैं, अपराधों की जो चीजें हैं, उन सबको एक लिस्टिंग तैयार करिए, यानी उनको सबको लिखित रूप में तैयार करिए, संहिताबद्ध करिए। तो वही, और उसमें जो है ब्रिटिश नियमों को भी शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश और ये सब मिला के एक पूरा खाका तैयार करना है, जिससे कि आगे जो है कानून बनाए जा सके। तो वही जो देखेंगे कि आप IPC के रूप में सामने आता है, भारतीय दंड संहिता के रूप में सामने आया, तो उसका जनक जो है वो चार्टर एक्ट 1833 ही है। चार्टर एक्ट 1833 में ही जो है IPC के निर्माण के लिए संकेत दिए गए थे, और वही जो विधि आयोग है उसी ने जो है IPC का निर्माण किया था, भारतीय दंड संहिता, जिसको 1860 में पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। अब क्या और क्या प्रावधान, एक तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई कि भारत में गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल वो पूरे भारत का कार्यभार इस प्रकार से देखेगा। अब यहां पे कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है उस पे कुछ परिवर्तन किए गए, उनको भी हमें देखना है। कंपनी के 1833 में हमने देखा था कि कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब यहां पर जो प्रावधान किया जा रहा है वो कंपनी का व्यापारिक कार्य ही खत्म किया जा रहा है। यानी कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर एकाधिकार समाप्त किया जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अकेले व्यापार नहीं करेगी, दूसरी कंपनियां भी व्यापार करेंगी। लेकिन यहां पर कंपनी का व्यापारिक कार्य ही समाप्त कर दिया गया, और इसे जो है एक पूर्ण
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ही कंपनी करेगी और किसके अधीन करेगी? ये ब्रिटिश संसद का ट्रस्टी बनकर के करेगी। इसमें स्पष्ट कहा गया कि ब्रिटिश जो क्राउन है, यानी वहां का जो राजा या रानी है, तो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, यानी यहां पर जो कंपनी है, कंपनी का अस्तित्व एक प्रकार से बिल्कुल समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया है। या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने एक प्रयोग किया है कुछ समय के लिए कि सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने से पहले एक बार कंपनी को बीच में रखते हुए सभी वो चीजें लागू करने की कोशिश की गई हैं जो सीधे सत्ता में आने के बाद में की जाती। तो यहां पर देख रहे हैं कि कंपनी के व्यापार को खत्म करके उसको एक पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक जो है बॉडी बना दिया गया है और उसको कहा गया है कि अब कंपनी जो भी राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य भारत में कर रही है वो सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कर रही है। यानी अब ब्रिटिश सत्ता ही पूरी तरीके से यहां पर समझ लीजिए काबिज हो गई है। कुछ और प्राविधान भी इसमें किए जाते हैं, उन पे हम नजर डालते हैं। अगला जो कार्य किया गया वो किया गया कि अब जो है यहां भारत में 1813 के अधिनियम में हमने देखा था कि लाइसेंस लेकर के जो है कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में आकर के रह सकता था, व्यापार कर सकता था। तो यहां पे जो है सभी ब्रिटिश वासियों को, सभी जो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने के लिए स्वतंत्र किया गया। नागरिकों को भारत में रहने और व्यापार करने, रहने प्लस व्यापार दोनों के लिए, व्यापार के लिए अनुमति दी गई। देखो अनुमति तो 1813 में भी दी गई थी, लेकिन वहां पे लाइसेंस की एक बाध्यता दी गई थी कि आपको परमिशन लेने की जरूरत है। अब यहां पे चूंकि भारतीय क्षेत्र को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यहां पर अब ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्राउन का ही क्षेत्र है, उसको शामिल कर लिया गया उसी में। इसीलिए अब यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है और सभी ब्रिटिश नागरिक भारत में जा करके रह सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, वहां पे व्यापार भी कर सकते हैं। और चूंकि इस समय तक ब्रिटेन में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए इस अधिनियम के तहत भारत में भी दास प्रथा का अंत कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और ये 1843 में पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त, उन्मूलन हो गया इसका। 1833 के चार्टर एक्ट में ही इसका प्राविधान कर दिया गया था और 1843 में जाकर के दास प्रथा भारत से पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। और यहां पर एक प्राविधान और किया जाता है कि अब जो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसको अधिनियम कहा जाएगा। यानी जो यहां भारत के गवर्नर जनरल प्लस परिषद जो उसकी है, ये जो विधि बनाएगी, पहले इसे विनियम कहा जाता था, पहले इसको विनियम कहा जाता था, अब इसे अधिनियम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा विधि बनाई जाती थी, नियम बनाए जाते थे, उनको अधिनियम की संज्ञा कब से दी गई? तो उनको जो है अधिनियम की संज्ञा जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी। और अब जो है भारत के गवर्नर जनरल और प्लस परिषद को कहा गया भारत सरकार। इसको क्या कहा गया? भारत सरकार। इसीलिए हमने यहां पर देखो लिखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1833, क्योंकि अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत सरकार की संज्ञा दी गई है। यहां से यहां पे भारत सरकार इसे कहा जाता है, इसीलिए अब इसके द्वारा जो पारित नियम कानून है उनको अधिनियम की संज्ञा दी जाएगी। और भारत में जो भर्तियां की जा रही हैं, विभिन्न कार्यों के लिए जो पदों पर लोगों की भर्ती की जाती थी, उसमें एक प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत कि अब जो है यहां पर धर्म, वंश, रंग,
जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेदभाव नहीं। यानी कि अब जो है योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी, योग्यता के आधार पर भर्ती। जो विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियां की जाती थी वहां पर पहले भेदभाव किया जाता था। पहले कोई जरूरी नहीं कि किसी पद पे अंग्रेज को बिठाया जाएगा, वहां पे भारतीय को भी बिठा सकते थे। लेकिन अब यहां पे सीधा कह दिया गया कि धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर वो अब भारत को अपना ही क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। इसीलिए अब सभी को योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। हालांकि यहां पर अभी खुली प्रतियोगिता को लागू नहीं किया गया है, इसमें प्राविधान जरूर किया गया था। अगर विश्लेषण के तौर पर देखें तो 1833 के चार्टर एक्ट में प्राविधान किया गया था कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता की जाए, लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया गया है। उसे 1853 में जाकर के लागू किया जा सकेगा, तो उसे हम 1853 के एक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन योग्यता के आधार पर भर्ती जो है वो इसी प्राविधान से लागू कर दी जाती है। तो इतने कुछ विशेष प्राविधान जो है चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था को जन्म दिया गया, जिसमें सबसे टॉप पे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा और उसके अधीन ही सभी प्रांतीय गवर्नर रहेंगे। प्रांतीय गवर्नर कोई विधि नहीं बना सकते हैं, विधि बनाने का काम भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया, और वो जो विधि बनाएंगे उसके सहयोग के लिए एक नया सदस्य, विधि सदस्य को जोड़ा गया, जिसके रूप में लॉर्ड मैकाले आते हैं और एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। यहां पर भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने और व्यापार करने की छूट प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं कि सेंट हेलेना अधिनियम इसे क्यों कहा जाता है। छोटी सी बात, आप इसे ध्यान रखें कि सेंट हेलेना जो है वो नाम इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह चार्टर जो है वो सेंट हेलेना द्वीप के लिए भी था। सेंट हेलेना द्वीप जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में आता था। पहले वो ब्रिटेन के कब्जे में था, बाद में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दिया था। तो ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो व्यापार है, जो शासन है, वो सेंट हेलेना द्वीप पर भी था। और इस अधिनियम के माध्यम से, चूंकि अधिनियम कंपनी के लिए आया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से सेंट हेलेना जो द्वीप है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार ने वापस ले लिया था। तो सेंट हेलेना द्वीप के लिए भी इसमें एक प्राविधान था, इसीलिए इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। हालांकि भारत से इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन नाम इसका है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी था। सेंट हेलेना द्वीप के विषय में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही द्वीप है जहां पे 1815 में नेपोलियन को बंदी बना करके रखा गया था, जहां पे 1821 में इसी द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सेंट हेलेना द्वीप जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इतने प्राविधान जो है चार्टर एक्ट 1833 में किए गए थे। अब हम कुछ नजर जो है अंतिम चार्टर एक्ट जो 1853 है उस पे डाल लेते हैं। तो 1833 में 20 वर्षों के लिए कंपनी के लाइसेंस को बढ़ाया गया था और 1853 में उसे फिर से विचार किया गया। और 1853 की सबसे प्रमुख बात थी, जो चार्टर एक्ट 1853 है उसका जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो है कि कंपनी को कोई समय नहीं दिया गया। कंपनी के लिए आगे कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया, कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया। यानी कि कहा गया कि अब किसी भी समय कंपनी का लाइसेंस खत्म किया जा सकता है और सत्ता ब्रिटिश अधीन की जा सकती है। पहले हम देख रहे थे कि 20-20 वर्षों के लिए कंपनी के लाइसेंस को बढ़ाया जा रहा था। यहां पर कंपनी के लिए आगे कोई भी निर्धारित समयावधि नहीं बताई गई है कि कब तक आपका लाइसेंस रहेगा। और हम देखते हैं कि 1858 में कंपनी के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया था। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि इसमें जो है विधिक कार्यों के लिए, यानी विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद, यहां पर एक
विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य रखे गए और कहा गया कि ये 12 सदस्यीय जो है विधान परिषद है वही विधि बनाएगी और इसको जो है गवर्नर जनरल यानी भारत का गवर्नर जनरल पास करेगा। भारत का गवर्नर जनरल पास करेगा। जिस प्रकार से आज आप वर्तमान में भारत में व्यवस्था देखते हैं कि हमारी संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है और बाद में उसे राष्ट्रपति से अनुमोदित कराया जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल वैसी एक सिस्टम डेवलप किया गया कि एक 12 सदस्यीय विधान परिषद होगी जिसमें सभी प्रांतों के सदस्य होंगे। यानी यहाँ पे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लाया गया है। यहाँ पर जो है इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, निधित्व हर प्रांत से इसमें सदस्य हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को पहली बार यहाँ पे अप्लाई किया गया है। 12 सदस्य की जो विधान परिषद है वो कोई भी अधिनियम अगर पारित करती है, कुछ भी विधि बनाती है, तो उसे भारत का गवर्नर जनरल पास करेगा और भारत के गवर्नर जनरल के पास में वीटो शक्ति भी होगी, यानी वो चाहे तो इसे निरस्त भी कर सकता है। इसके पास जो है वीटो शक्ति होगी। ये प्रावधान जो है 1853 में किया गया। देखिए धीरे धीरे से पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित सरकार का निर्माण जो है किया जा रहा है। विधि सदस्य जो यहां पर आपने देखा था, लॉर्ड मैकाले को लाया गया था एक विधि सदस्य के रूप में, तो विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया है। इस प्रावधान के तहत विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया, यानी परमानेंट रूप से विधि सदस्य रहेगा। अब विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया है और वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया है। वोट देने का अधिकार भी इसे दे दिया गया, अधिकार, ये चीज यहां पे लाई जाती है। और इसी प्राविधान में चार्टर एक्ट 1853 में एक प्रावधान और किया गया कि बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, बंगाल में एक अलग से गवर्नर जनरल जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसे नियुक्त किया जाता है, खास करके बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल में कंपनी का बहुत सारा कार्य है। तो बंगाल के कार्य के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की स्थापना वहां की जाती है, क्योंकि बंगाल में ही तो भारत का गवर्नर जनरल भी है, तो वो पूरे भारत का काम देख रहा है। इसीलिए बंगाल के लिए अलग से एक गवर्नर जनरल बनाया गया जिसे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कहा गया। और इस एक्ट के तहत 1853 के तहत एक प्रावधान किया गया, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता से नियुक्ति होगी। अब जैसा कि पीछे के एक्ट में आपने देखा था, 1833 में आपने देखा था कि वहां पर रंग, जन्मस्थान और धर्म इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव को समाप्त किया गया था। यहां 1853 में कहा गया कि अब नियुक्तियों में जो है वो कंपटीशन कराया जाएगा, प्रतियोगिता कराई जाएगी और उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो यहीं से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ होता है। और इसमें प्रावधान किया गया कि जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप देख रहे थे, उसमें कितने सदस्य होते थे? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यानी जो डायरेक्टर होते थे, वो 24 होते थे। तो 24 की संख्या घटा करके 18 कर दी गई है, यानी इसमें से 6 सदस्य माइनस कर लिए गए हैं और वो 6 सदस्य अब जो है ब्रिटिश की संसद के द्वारा, या आप कहें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो है इसमें नामित किए जाएंगे। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 18 है, ये तो चुनाव के द्वारा आते हैं, जैसा सिस्टम आपने पीछे पढ़ा था। इसमें 6 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश की संसद के द्वारा नामित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 1853 का ये एक्ट है जिसके इतने प्रावधान किए गए और इसमें कोई भी कंपनी को निश्चित समय नहीं दिया गया। और फिर हम देखेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में इस कंपनी के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा और इससे पूरी शक्तियां जो है वो ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।